डिस्कशन है दैट इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर के बारे में आपको काफी सारा पहले ही हमने डिस्कशन की हुई है कि ओजोन लेयर जो है वो क्या होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? दैट इज डेवलप अराउंड अवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जो गैसियस एनवेलप है अराउंड अवर अर्थ दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, and the very important layer which protect us from the damages of UV light from sun. A special type of layer is also present in the stratospheric portion of atmosphere that is called ozone layer. हम ओजोन लेयर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट आवर एटमॉस्फेयर, द डिफरेंट जोन्स, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। Generally, atmosphere is divided into 5 different layers. The very thickest near the surface and thinnest thins out with the height until it eventually merges with the space. तो इस तरह से from अर्थ टू स्पेस जो है वो जो लेयर्स हैं उनको हमने 5 पोर्शन के अंदर जो है हमने डिवाइड जो है वो किया हुआ है। 5 पोर्शन के अंदर जो है हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फेरिक जोन जो वेरी क्लोज टू अर्थ है, वो 5 to 20 किलोमीटर जो जमीन के पास वाला है, जिसके अंदर हमारी पूरी लाइफ जो है, एनिमल प्लांट लाइफ जो है वो पाई जाती है। और उसके ऊपर वाला जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। उसके जो ऊपर वाला जो जोन है, सबसे पहले वाला जो है वो ट्रोपोस्फेरिक जोन है, और उसके ऊपर वाला जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर जोन। तो जो स्ट्रेटोस्फियर जोन है उसके अंदर जो है हमारी एयरक्राफ्ट और सारा जो है उसके अंदर एयरक्राफ्ट हमारी जो है उसके अंदर फ्लाई करती हैं। तो जो ओजोन लेयर है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। द फर्स्ट वन layer which is very close to earth is the troposphere, and the temperature from base to upward lowers 5 degree per Celsius, 5 degree Celsius decrease per 1 किलोमीटर। हर किलोमीटर के हिसाब से 5 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इस तरह से स्ट्रेटोस्फियर है दैट इज हॉट जोन ऑफ दैट इज हॉट जोन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। और उसके बाद जो है मैंने बताया, उसके बाद है हमारा मेसोस्फीयर। उसके ऊपर जो है वो मेसोस्फीयर है, और मेसोस्फीयर के ऊपर जो है वो थर्मोस्फीयर है, फिर एक्सोस्फीयर है, आइनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो दैट इज प्रेजेंट इन अवर स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक जोन होता है उसके अंदर जो है हमारी ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। ओजोन जो है, ओजोन के बारे में ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओजोन क्या है? ओजोन जो है एक्चुअली दीज आर 3 कंबाइंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 जो एलिमेंट्स या एटम जो मिलते हैं ऑक्सीजन के, और उससे O3 एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं ओजोन। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। तो ओजोन लेयर जो है ये वो वाली लेयर है विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, और यूवी लाइट जो सन से आ रही होती है उससे ये हमें रोकने के लिए जो है वो काम करती है। तो ये मेजर यूवी लाइट को जो है वो जमीन पे आने से रोकती है। तो यूवी लाइट जो सन से हमारे पास रेज आती हैं वो 2 तरह से होती है। एक होती है इंफ्रारेड रेडिएशन और दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारे पास। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है दैट वी कैन फील इन द फॉर्म ऑफ हीट। जिस तरह हम हीट फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं, तो वो जो सन के अंदर बैठे तो हमें फील होता है कि जैसे हीट है। तो हीट बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं उसकी वजह से हमें होती है। और अल्ट्रावायलेट जो है यूवी लाइट विच वी जनरली से यूवी लाइट, उसकी वजह से हमें हीट जो है वो फील नहीं होती है, और दे आर आल्सो
इनविजिबल। तो ये रेडिएशन जो होती हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं which generally damage our skin, and the most important thing is they damage our nucleic acid or they mutate our DNA. तो जो इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अगर यूवी लाइट का जो है वो शॉर्ट एक्सपोजर है, शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट है, यूवी लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूवी लाइट जो है वो ए बी सी दो तीन तरह की जो है वो यूवी लाइट है, और उसमें सबसे जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली यूवी लाइट है दैट इज डेंजरस एंड विच इज हैव वेवलेंथ ऑफ 200 टू 280 नैनोमीटर। वेवलेंथ वाली जो है वो सी यूवी लाइट होती है और वो डैमेज काज करती है। बी और ए जो है, जैसे बी है तो 280 से लेके 320 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, और ए जो होती है उसकी 320 से लेके 400 नैनोमीटर तक जो है उसकी वेवलेंथ होती है। तो ए और बी जो है दैट इज नॉट वेरी मच डेंजरस फॉर human being or animals or plants. So the most damaging that one is the UV type C. Type C is very dangerous for the life on Earth. If we directly exposed to the UV light C, then it is very dangerous for us. So the short exposure है to UVB radiation, generally it produces vitamin D। आपने सुना भी होगा कि धूप में बैठने से विटामिन डी जो है वो बनता है, सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए। तो ये विटामिन डी जो है वो जनरली जो है प्रोड्यूस करती है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्किन। तो जो आपकी स्किन है उसके हवाले से समटाइम जो है वो आपकी स्किन जो है वो बर्न करना शुरू कर देती है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर हो। तो अगर आम जनरली जो है वो ये जो स्किन होती है आपकी वो बर्न नहीं करती है। तो यूवी बी जो होती है या यूवी ए जो होती है, दीज आर less dangerous as compared to UVC। तो ये इनका अगर शॉर्ट एक्सपोजर हो तो दे आर यूजफुल। फॉर्चुनेटली जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये हमें यूवी रेडिएशन से जो है वो बचाता है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है ये हमें बचाती है फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट। तो इससे ये तो गुड थिंग थी जो हमने डिस्कस की, यूवी बी की टाइप जो थी। तो ये जो डैमेज काज करती है उसमें जो स्किन कैंसर, और अगर ये ज्यादातर अगर ये स्किन को एक्सपोज कर दिया जाए तो ये स्किन का कैंसर जो है वो काज करने का जो है वो सबब बनती है। कैटारैक्ट्स जो है ये भी इससे आंखों की बीमारी है। कैटारैक्ट्स जो ये भी इससे काज होती है अगर एक्सपोज ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सपोज हो जाए इसको यूवी लाइट को। तो देन कैटरैक्ट्स जो आइज की जो डिजीज होती है वो इससे काज होती है। सुप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है आमतौर पे तो हमने सुना है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इट वर्क वेल इन सन, बट व्हेन द exposed to the UVC, then our immune system will not function properly। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी ये सप्रेस करता है। प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, तो ये जो प्रीमेच्योर जो स्किन की एजिंग है, ये मतलब बंदा जो है वो 30 साल का है और लग जो है वो 40 साल का रहा है, तो ये भी एक मसला हो सकता है अगर यूवी लाइट की वजह से। तो मतलब जिस तरह कोई यंग बंदे होते हैं तो वो ज्यादा एज के भी लग सकते हैं मेरी तरह। तो लेकिन मेरा तो मसला और है, मैं तो आई एम नॉट बिकॉज ऑफ यूवी लाइट, आई एम बिकॉज ऑफ माय फैटनेस। तो ये जो प्री मैच्योर एजिंग होती है स्किन की, इससे भी बंदा जो है ये स्किन की एजिंग की प्री मैच्योर एजिंग क्यों फील होती है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो तो फिर ये जो है प्री मैच्योर एजिंग ये आ सकती है। अच्छा, तो ये जो इसके जो बेनिफिट्स है उसको हम जो उसके डैमेजेस हैं दोनों को सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। दोनों ही इक्वली गुड भी है, यूवी का एक्सपोजर जो है और बैड भी है। अगर वो मैंने बोला है ए और बी अगर है तो उससे गुड है, और सी है तो फिर दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो अगर इसका एक्सपोजर जो रोकने के लिए है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये रोक सकती है इसका एक्सपोजर, दैट इज ओजोन। यूवी का जो डायरेक्ट एक्सपोजर है ऑन अर्थ ये रोका जा सकता है बिकॉज ऑफ
ओजोन लेयर जो है वही इसको रोक सकती है। ये डॉब्सन जो है एक बंदे का नाम है, उसने डिफरेंट जो है वो मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो सेट किए थे जो मॉनिटर करते थे ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन की जो मेजरमेंट करते थे और कंसंट्रेशन को। तो इसलिए जो इसकी कंसंट्रेशन है वो भी जिस यूनिट में मेजर की जाती है उसे हम डॉब्सन कहते हैं। डॉब्सन यूनिट जो है वो उसका है मेजर करने के लिए। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओजोन जो है वो गुड और बैड, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बैड कहाँ पे है और गुड कहाँ पे है। ओजोन जो है वो ओजोन जो है वो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है दैट इज गुड। स्ट्रेटोस्फेरिक जो होती है दैट इज गुड होती है क्योंकि वो जो है वो एक्सपोजर यूवी का रोकती है। और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम विद यू, कि ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है दैट इज पोल्यूटेड। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो ओजोन है ये हाईली ऑक्सीडेंट एजेंट होता है। ये जो है ऑक्सीडाइज करने वाली चीजें जो है इसमें ये ऑक्सीडाइज करता है चीजों को, बहुत सारी को, तो हार्मफुल है फॉर एनिमल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी बहुत सारी डिजीज से काज हो सकती हैं। लेकिन ये जो बैड है, स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही है। नो सर। हो रही है रेप? हो रही है सर। हो रही थी सर पहले। हो रही सर। हाँ, अब हो रही है कि नहीं? हो रही है सर। किसका मसला है? अब जिसको नहीं नजर आ रही वो बताए मुझे। सर नहीं हो रही हैं, इनको पता नहीं कहाँ से नजर आ रहा है, हमें तो नहीं शो हो रही है। भाई आप गए हैं, पहले हो रही थी, स्क्रीन भी शो हो रही है। पहले हो रही थी ना, अब नहीं हो रही। अब की बात करना, पहले की बात है। आप तो नीचे की हुई है ना, आप देखें। आप देखो हो रही है सर। हो रही है। अब किसी को ना हो रही हो तो बताए मुझे। हो रही है अब। सर हमें नहीं हो रही। आप लोग नीचे लिस्ट में सर की जो प्रेजेंटिंग वाली है उसके ऊपर पिन करो ना, उसको पिन करो। सर अभी हो रही है, और ये रेडिएशन वाली स्लाइड है अभी, यूवी रेडिएशन वाली। हाँ जी, हो रही है। नो सर नहीं हो रही। सर नहीं हो रही हैं। अब पता नहीं, पहले तो हो रही थी यार नरेश बहुत सही है ना यार। चले कोई ना सर, हमारे पास है, आप पढ़ा दें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ऐसे कर लें सर, पूरी क्लास बोल रही है, इनको पता नहीं कहाँ से हो रही है। अब चेक कर सर, अब वो होना शुरू हो गई है, अब हुई है। अब हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है, अब हो रही है सर। चलो शुक्र है। चलो शुक्र है जिराब साहब। जी जी भाईजान बिल्कुल। अब तो नहीं किसी का इशू। ये जब बीच में कोई लोग आ जाते हैं तो उनको मैं दोबारा जाके वो एडमिट करता हूँ, तो फिर इसलिए मेरे कल मसला हो जाता है कोई। अब सबको नजर आ रही है? जी सर। आ रही है सर। चलो ठीक है। ये रेडिएशन का जो है ना, ओजोन रेडिएशन की हम पहुंच गए हैं। ओजोन ऑक्सीजन साइकिल यूवी रेडिएशन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो ये यूवी रेडिएशन कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन एंड क्रिएट द ओजोन लेयर एज शोन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूवी। ये रेडिएशन के बारे में हमने बात पहले कर ली हुई है। तो इसमें जो है ये 300 to 5 जो है जो यूवी ए है वो 5% तक अब्जॉर्ब होती है, लेकिन ये डैमेज कम करती है। और बी भी इसी तरह से 95 अब्जॉर्ब फ्रॉम ओजोन होती है। और जो यूवी सी होती है 100% जो है ये ओजोन जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। और इसको बाद में जमीन के ऊपर नहीं आने देती। बाकी जो है यूवी ए जमीन के ऊपर डायरेक्टली आ जाती है और यूवी बी जो है वो कम आती है, 5% तक वो जमीन के ऊपर आती है, 95% तक वो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये बात हमने कर ली हुई है।
अच्छा, इसमें जो है ओजोन का जो साइकिल के बारे में हमने बात की हुई है कि O2 जो है, ये इसका रिएक्शन बताया हुआ है साइकिल के ओजोन कैसे बनती है और कैसे जो है वो रीजनरेट होती रहती है और कैसे ही वो डैमेज होती है, रीजनरेट होती है, फिर O2 बनता है, O2 से O3 बनती है, फिर O3 से फिर O2 बनता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉमनली जो है वो चलता रहता है। तो ये जो है O2 जो है वो दिखाया हुआ है विद रेडिएशन जो है, जिसमें 240 नैनोमीटर से ज्यादा जो है वो रेडिएशन जब उसको मिलती है, हाँ, रेडिएशन जब मिलती है, अब अगर कोई आएगा तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, पहले ही आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो जो लेस देन 240 नैनोमीटर होता है, आती है रेडिएशन होती है यूवी लाइट, तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है जो एटॉमिक जो है ऑक्सीजन होती है, ओ खाली जो ओ होता है उसके अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देती है। हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक्स दी ऑक्सीजन इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो वो 2 ऑक्सीजन एटम जो है उनके अंदर जो है ये ऊपर वाला जो रिएक्शन ये बनाया हुआ ये ओ सिंपल ओ में जो है उसको कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो सिंपल ओ है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जो O2 से मिलता है तो ओजोन लेयर जो है वो बन जाती है, प्लस हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। आपको ये बात पता होगी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो टेम्परेचर जो है वो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें इसलिए हाई होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये कॉमनली वहां पे होते रहते हैं। तो दी ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी ओजोन, तो ये इस तरह से ओजोन जो है वो बनती रहती है। द हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स एंड रेजेस द टेंपरेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसका टेंपरेचर जो है वो बनता रहता है और बढ़ता रहता है। और ओजोन लेयर जो है ये जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो है ये आमतौर पे मूव कर जाती है। अच्छा, ओजोन 3 जब उसके ऊपर जो है वो रेडिएशन ओजोन 3 जो है ये अब उसका अगेन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगा है। ओजोन 3 जो है जब उसको लेस देन 310 नैनोमीटर जो है वो मिलती है रेडिएशन, तो देन इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑक्सीजन प्लस जो ऑक्सीजन प्लस O2 एंड O जो है जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब द रेडिएशंस, तो जो ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं वो रेडिएशन जो है 240 से लेके 310 नैनोमीटर तक जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो इसको अब्सॉर्ब करता है। एंड केमिकली द रिवर्स फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर टेक प्लेस, तो फिर क्या होता है कि अगर तो उससे कम होती है तो ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, और अगर 240 से लेकर 310 नैनोमीटर तक की रेडिएशन होती है तो अगेन जो है वो ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके तो O3 या ओजोन लेयर प्लस हीट बनती है, और हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती है बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। ये कौन गाने सुन रहा है? अच्छा, तो ये इसका जो है वो रिएक्शन यहाँ पे एक ओवरऑल जो रिएक्शन जो यहाँ पे बताया हुआ है वो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक जो ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है और O3 जो है वो बन जाता है, और O3 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर और एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। तो ये साइकिल जो है ये बैलेंस फॉर्म के अंदर जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में चलता रहता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो भी बनती रहती है। अब इसके अंदर अगर ये बैलेंस अगर डैमेज होगा, जो ये बैलेंस बन रहा है कि हाई एनर्जी वाली जो हीट होती है उसको वो ऑब्जॉर्व करती है और O3 और O2 में कन्वर्ट कर देती है, और जब लेस एनर्जी वाली वो लेती है तो फिर क्या करती है O2 और O के साथ मिलकर ओजोन लेयर जो है वो फिर बन जाती है। तो ज्यादा यूवी लाइट उसको पड़ती है कम नैनोमीटर वाली तो वो कन्वर्ट हो जाती है O3 O में, और इस तरह से जो O2 प्लस O है वो दोबारा कंबाइन करके तो O3 ओजोन बन जाती है। तो ये जो यूवी लाइट का बैलेंस है वो भी साथ साथ रखती है, और साथ साथ जो है वो ओजोन लेयर जो है अपना बैलेंस भी रखती है। तो जो कन्वर्जन है O2 की विद O into O3 is or its reversal O3 into O3 plus O, that is called as ozone cycle। तो ये ओजोन साइकिल जो है
इनकी इंटर कन्वर्जन जो है इससे जो एटमॉस्फेयर होता है उसका बैलेंस जो है वो रहता है। अच्छा, द ओजोन इज ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म्ड एट द सेम स्टेडी रेट। वही इसका बैलेंस है कि ये बनती भी है और वो ब्रेक डाउन भी इसका जो है वो होता रहता है। अच्छा, ये एक 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 थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे कि अगर O3 जो एटॉमिक ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाए तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इससे ओजोन में जो है ओजोन 3 या O3 जो है वो कम हो सकती है इससे, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बड़ा कम है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है अभी तक आप समझ लें कि जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वही O2 जो ऑक्सीजन होती है उसको कन्वर्ट करती है O3 में। अगर किस तरह से जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है अगर इसको रिमूव यहाँ से कर दिया जाए तो जो ओजोन O3 है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम O3 किसी तरह से O3 रिमूव कब होगी, जब हम O जो है इसको किसी और के साथ मिला लें और ऑक्सीजन जो है वो वैसे रह जाए। तो ये रिएक्शन जो अगर हो जाए तो O जो है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो ये O3 जो है वो बना रही है, ओजोन को तोड़ के O2 बना रही है। अगर O2 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये O वाला कम हो जाएगा। आमतौर पे हम पीछे देखा है कि O2 जब इसके साथ मिलती है तो ओजोन, और O3 जब मिलती है तो O2 बनता है और साथ में O जो है वो अलग हो जाता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो अलग हो जाए। पिछले रिएक्शन में हमने साइकिल में पढ़ा है। इसमें जो है हम क्या देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो O3 जो है वो O के साथ रिएक्ट करने के बाद 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए हैं। ऑक्सीजन जो अगर वहां पे बनती है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं है। इसको कन्वर्ट होना चाहिए ऑक्सीजन नहीं O2 में जो है O2 को रिएक्ट करना चाहिए दोबारा O के साथ और O3 बनना चाहिए, जिस पे साइकिल बन रहा है। अगर ये ज्यादा बन गई O2 तो फिर ये डैमेजिंग सिचुएशन होगी, अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अच्छा, इसमें जो है ओवर दिस बैलेंस कैन बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उसकी वजह से ये जो बैलेंस होता है, जो O ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O3 कन्वर्ट इनटू O3 और O3 कन्वर्टेड बैक इनटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और प्लस जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन, ये जो साइकिल होता है दैट इज डिस्टर्ब बाय दी ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो है वो डैमेज होता है। और उसमें मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको वहां से वो जो निकाल लिया जाए तो फिर जो है वो पे डिप्लीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो ओजोन डिप्लीशन या जो उसमें रिमूवल होगी, ऑक्सीजन जो है ओजोन कम होना शुरू हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो वो ओजोन डिप्लीशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज the chemical which is produced from the tropospheric environment to the stratosphere, that is the chlorofluorocarbon। तो ये जो हमारे फ्रिजेज होती हैं, एसीज होते हैं, इनके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ये डाली जाती है। ये आमतौर पे जब ये रिलीज होती है यूवी स्ट्राइक्स क्लोरोफ्लोरो मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अ क्लोरीन रेडिकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है तो इसके अंदर जो रेडिकल फॉर्म के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है रेडिकल वो वहां से निकल जाता है। आमतौर पे CFC3 है, तो इसमें से एक रेडिकल निकल गया है CFCl2 जो है वो यहाँ पे इसके रिएक्शन में एज ए रिजल्ट ऑफ यूवी स्ट्राइक की वजह से ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगले स्टेप पे क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन टेक प्लेस एंड टू स्टेप प्रोपगेशन। तो ये जो आपकी क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन जो O3 है उसके साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है और ClO जो है वो इससे बना देता है। ये आपको मेरी बात मेरे ख्याल समझ आ रही होगी कि Cl जो है वो ओजोन की जो होता है ओजोन मॉलिक्यूल उसके साथ मिलता है और O2 बना देता है। इससे पिछली स्लाइड पे जो हमने रिएक्शन देखा था
उसमें भी O2 जो है वो ज्यादा बन रहा था, जिसमें O3 जो है वो उसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन जब मिलती थी तो O2 के टू मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते थे। तो वो सिचुएशन दैट वाज नॉट गुड सिचुएशन। तो इसमें भी आपने देखा है कि ओजोन जो है वो खत्म हुई है, और उसके साथ क्या हुआ है कि उसने रिएक्ट किया है ओजोन के साथ, और ClO उसने वहां से ऑक्सीजन का वो जो मॉलिक्यूल वो निकाल लिया है, और साथ में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिया। अब जो है बहुत सारे ये देखें, इसने ओजोन को खत्म कर दिया है। अब दूसरा इसने रिएक्शन क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो O2 के साथ मिलती है तो वापस O3 बन जाता था, लेकिन इसने क्या किया है, O3 को भी डैमेज कर दिया है कि O2 में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो ClO है, इसके साथ वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो इसके साथ मिली है, और मिलने के बाद क्या किया इसने कि वो रेडिकल फिर अगेन वही बन गया है, और फिर ऑक्सीजन जो है O2 फिर बन गई उसके अंदर। तो पिछले रिएक्शन में मैंने ये बात की थी कि जो O2 का बनना होता है दैट इज नॉट गुड साइन, लेकिन वो मैंने कहा था कि स्टेडी रिएक्शन है, थोड़ा रिएक्शन होता है इसका बन जाता है, कोई मसला नहीं ज्यादा। लेकिन जब ये आ जाता है रेडिकल, एक रेडिकल जो आता है वो एट द सेम टाइम O3 को भी डैमेज कर रहा है, और वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन थी जिसने O2 के साथ मिलके तो फिर O3 बनाना था, ये उसको भी डैमेज कर रहा है, और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है इसमें ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू O3। और जो ऑक्सीजन होती है O2 जो होता है ये यूवी लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ O3 जो है दैट कैन अब्सॉर्ब यूवी लाइट। तो यूवी लाइट को ये ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन जो है वो नहीं कर सकता। इन दिस वे द ओजोन इज बीइंग डिप्लीटेड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक मॉलिक्यूल है वो तकरीबन 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल जो है उनको डिस्ट्रॉय करता है। कितने को? ये तकरीबन ये वही रिएक्शन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक मॉलिक्यूल है वो जो है वो 100,000 1,00,000 जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। और जो मैंने पीछे भी बात आपको की थी कि ये O3 प्लस O इज इक्वल टू 2O2, तो इसमें भी ये देखें दो मॉलिक्यूल वो बना रहा है, इसके ऊपर भी एक जो Cl है रेडिकल, क्लोरीन का जो रेडिकल है वो दो मॉलिक्यूल बना रहा है। ये देखें दो मॉलिक्यूल बना रहा है, और फिर जो बनाने के बाद फिर खुद भी वहां से वो दोबारा जो है वो रीजनरेट हो रहा है। इट इज नाउ रेडी अगेन टू प्रोसीड दिस रिएक्शन अगेन। तो ये इसलिए डैमेज का जो है वो कर रहा है कि ये खुद करने के बाद खुद दोबारा जो है वो जनरेट भी हो जाता है। तो ओवरऑल जो है ये जो O3 होती है उसको O2 में कन्वर्ट करता है, और O2 जो है वो दैट इज नॉट यूजफुल एज गुड या एज मच एज द O3 इज यूजफुल टू प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू कम ऑन लैंड। तो उसको रोकने के लिए इतनी अच्छी नहीं है O2 जो है। एंड अदर रेडिकल दैट डिस्ट्रॉय ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नॉक्सिस जो मैं बहुत सारी बात करता था, नॉक्सिस ऑक्सिस की बात बहुत की हमने। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं फ्रॉम लाइटनिंग और एयरक्राफ्ट इंजन, जो एयरक्राफ्ट इसी ओजोन वाला जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें एयरक्राफ्ट चलती है ना, इसमें जो इंजन होता है उससे इजेक्ट होती है, या लाइटनिंग जो है उससे मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में नाइट्रोजन ऑक्साइड बन के जो है वो मिल जाएंगे। तो ये इससे भी ये जो है ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। कैसे डिप्लीट हो रही है कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक ये रेडिकल जो बना हुआ है उसके साथ जो है ये ऑक्सीजन ओजोन जो है वो मिलती है, मिलने के बाद ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी है, और ये जो अगेन जो है वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मेरा ख्याल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा शायद, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन जो यहाँ से बन गया है। ठीक है, जो इसके अंदर एक O3 का 3 का मॉलिक्यूल है उसमें से एक मॉलिक्यूल इसने अपने अंदर जो है वो अब्सॉर्ब करके NO2 कन्वर्ट हो गया है, और O2 भी यहाँ पे बन गया है। स्टेप 2 में क्या हुआ है कि N2 प्लस ये जो ओजोन वाला जो एटॉमिक ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल थी ये इसके साथ मिली है, और मिलने के बाद ये NO2 फिर बन गया है, और उससे फिर जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक बन गया है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन हम पहले भी कर रहे थे
जो हम स्टार्ट में बात करके आए हैं कि ये भी वही काम कर रहा है कि जो ओजोन है उसके साथ एक ऑक्सीजन जो है, एटॉमिक ऑक्सीजन, उसको मिलाता है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। ये भी वही रिएक्शन कर रहा है जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, अगेन प्रॉब्लम जो है कि ये NO2 जो जिस तरह से आया था यहाँ से एंटर हुआ, उसी तरह से NO2 जो है वो 2 जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये NO2 जो है ये कन्वर्ट होती थी ये ऑक्सीजन के अंदर, तो इसको भी उसने ऑक्सीजन भी बना दिया है और इसकी NO जो निकली थी एटॉमिक ऑक्सीजन, उसको भी इसने ऑब्जॉर्ब कर लिया है। तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो इसके बना गया है और वो जो साइकिल था रिवर्सल वाला उसको ये डैमेज कर गया। जब ये रिवर्सल वाला साइकिल डैमेज कर गया है तो इससे वो क्या हुआ है कि बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और ओजोन जो है वो वहां पे डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, ओजोन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा चले, तो ये जो डैमेजिंग या थिनिंग ऑफ ये ओजोन लेयर है दैट इज कॉल्ड ओजोन होल। तो ओजोन जो है अवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव बीन ड्रॉपिंग बाय 4% पर डिकेड। तो ये जो ओजोन है वो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अंटार्कटिका स्पेशली जो है, ये सदर्न हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर होता है, तो इसके अंटार्कटिका वाले पोर्शन के ऊपर जो है ये जो ओजोन है ये इकट्ठी होके, तो ये ओजोन के लेयर जो ओजोन के जो है मॉलिक्यूल ये डिप्लीट हो रहे हैं और इससे थिनिंग, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसकी थिनिंग हो रही है। तो जो पर्टिकुलर एरिया है विच इज थिन इन O3 इज कॉल्ड एज ओजोन होल। तो इसे ओजोन होल बोलते हैं। तो ये ओजोन होल जो होते हैं ये छोटे छोटे नहीं होते हैं, अराउंड द नॉर्दर्न एंड साउथ पोल मच लार्जर एंड सीजनल डिक्लाइन हैव बीन सीन। तो ये ओजोन लेयर या ओजोन होल जो है ये बड़े बड़े ओजोन होल जो है वो बन जाते हैं। तो स्पेशली ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर भी, जो जापान है इस तरह से जहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो उन एरियाज के अंदर भी ये ओजोन जो है उसके बड़े बड़े होल जो हैं वो बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका सबसे बड़ा जो ओजोन का लेयर होल देखा गया है 27.5 मिलियन किलोमीटर किलोमीटर क्यूब ये देखा गया है। 27.5 मिलियन 27.5 मिलियन जो है वो किलोमीटर पर क्यूब या पर स्क्वायर जो है वो इतना बड़ा जो है वो देखा गया है। उस तरह से एक और भी जो है 1999 में 25 मिलियन किलोमीटर पर क्यूब जो है वो ओजोन का जो है वो होल जो है वो देखा गया है। तो ये ओजोन होल जो है ये बनते हैं बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब इसकी उसकी तरफ आ रहे हैं हम कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओजोन जो लेयर है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर एनिमल प्लांट लाइफ, या सिंपली वी कैन से दैट इज यूजफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। द ओजोन लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। तो फॉर दिस पर्पज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको जो है वो उसका यूज जो है वो रोकना चाहिए। जो जिस प्रोडक्ट जिनके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होती हैं, जैसे एसीज हैं, अब स्प्लिट एसी और इस तरह से चीजें काफी सारी जो है वो चेंज आ रही है। रेफ्रिजरेटर वगैरह में अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह अल्टरनेटिव गैसेज जो है वो यूज करना शुरू लोगों ने कर दिया है। तो इसलिए ओजोन का जो है वो डिप्लीशन भी जरा कम हो रही है इन ओजोन लेयर। तो ये जैसे ये हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए है, जैसे ये इंडिकेट भी किया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इन्होंने सब्स्टिट्यूट बना के जो है इसको यूज करना शुरू कर दिया है। दूसरा जो है ओजोन को जितना हम बचाएंगे उतना हमारा हम अपने आप को बचा रहे होंगे। दूसरा जो है इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट लॉज हैं, कानून बनाए उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन जो है वो की हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉज या हैं, कानून बनाए हैं इन्होंने इंटरनेशनली टू मॉनिटर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मॉन्ट्रियल, तो ये एग्रीमेंट है सब ने कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी मिशन को मिनिमाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। तो मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल है जो एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अमंग ऑल द नेशंस ऑफ वर्ल्ड
तो उन्होंने कहा है कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी जगह के सब्स्टिट्यूट, और हम इसकी जो है और भी बहुत सारी हैं जो इसको डैमेज करती हैं, तो उसको हम, वो कह रहे हैं कि हम कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट्स जो है उनको यूज करेंगे। तो ये रेगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि उन्होंने कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको, और इसकी तरह के जो और दूसरे हैं जो इसको डैमेज करते हैं, हम उनको जो है वो रिड्यूस करेंगे ताकि जो ओजोन लेयर है वो हमारी ठीक रहे। अच्छा, ओजोन लेयर जो है इसकी वजह से इससे फर्क पड़ा है कि जो लोगों ने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है वो यूज करना जो है वो कम कर दिया, उससे फर्क पड़ा कि अब ये जो ओजोन के जो होल होते हैं दे आर गेटिंग रिपेयर्ड। और आजकल जो हमारे सिचुएशन है, लॉकडाउन वाली सिचुएशन, उसमें ओजोन जो लेयर है उसको बड़ा फायदा हो रहा है। उसमें मुझे भी किसी ने शेयर किया, शायद एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाले बच्चों ने शेयर किया मुझे, कि ओजोन जो है उसका 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ओजोन का जो होल है वो रिपेयर हो गया। तो बाकी जो जगह है वो सब वहाँ पे भी रिपेयर हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो सारी इंडस्ट्री है वो सारी रुकी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारी रुकी हुई, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो स्टॉप है और रिपेयरिंग जो है इसकी वो स्टार्ट हुई है। कि बाकी जो मालिक्यूल नहीं अगर डलेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा O3 जो है वो बन जाएगी, इजीली बन जाएगी। चले, तो ये जो है ओजोन डिप्लीशन की बात है, या ओजोन लेयर के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना था, तो वो हमने कर लिया है। तो उसके बाद जो है एसिड रेन्स के बारे में भी आपको जो मैंने नोट्स पहले भी दिए हुए, उसमें भी एसिड रेन्स के बारे में हमने उस पे ऐड का एंड जो है वो आप देखें तो आप नजर आएगा, एसिड रेन के बारे में भी बात की गई है। तो आपका फोकस जो है, आप ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ सारे, इनको समझे, आपको आने चाहिए, इसमें कोई वो चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो आप अपने नोट्स के ऊपर रखें जो मैंने आपको स्टार्ट में फ्रॉम बुक जो है वो मैंने सेंड किए हैं। तो वो बुक वाले नोट्स को समझने के लिए आप ये सारी स्लाइड भी यूज करें, लेकिन मैं स्लाइड से भी कुछ पूछ सकता हूँ। अब जो है वो चांसेस हैं कि आपका जल्दी से शायद इस तरह से कुछ हो रहा है कि एग्जाम भी जो है वो हो जाए, ऑनलाइन सिस्टम चल जाए। तो अब एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एसिड रेन्स क्या होती हैं। रेन तो आपको पता है क्लाउड के अंदर वाटर होता है, तो ज्यादा जब कंडेंसेशन होती है तो वाटर कैन कम ऑन लैंड। ये मैंने आपको डिटेल में हमने बात की भी हुई है। क्लाउड ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, जब ऊपर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है तो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जो वेपर्स होते हैं दे कम ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड की फॉर्म के आ सकते हैं, ज्यादा हो जाए तो हीलिंग होती है। अच्छा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद जो है वो एसिड रेन्स के बारे में हमने जो है वो बात करनी है कि एसिड रेन जो है वो क्या होती है। तो मेन जो एसिड रेन्स के जो प्रिकर्सर होते हैं वो नॉक्सेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सॉक्सेस, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये इसके प्रिकर्सर हैं। तो ये क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नॉक्सेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये जो हैं जब एनवायरनमेंट में हमारे होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट में वेपर्स होते हैं या रेन होती है उसके साथ जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो दे रिएक्ट विद H2O एंड दीज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन, ये नाइट्रिक एसिड, और दूसरा जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें जो है नॉक्सिस मिलेंगे तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर सॉक्सिस मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो रेन आएगी दैट मस्ट बी एसिडिक। तो रेन जो है वो एसिडिक होगी, जो भी होगी उसमें ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, मतलब वो डिल्यूटेड होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड तो नहीं होगा, डिल्यूटेड होगा। लेकिन वो रेन जो है अगर हम उसका एसिडिटी चेक करें या उसके अंदर जो पीएच चेक करें तो इट विल शो कि मैं एसिडिक हूँ। तो वो एसिडिक रेन जो है वो एसिडिक होगी, और दो उसमें मेजर एसिड्स होंगे, एक है नाइट्रिक एसिड, दूसरा जो है वो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ, इसमें जो है ज्यादातर जो है वो ज्यादा गैसेज जो है, जिस तरह हमारे भट्ठे लगे हुए हैं यहाँ पे और बहुत सारे जो कोयला जो हो रहा है, तो उसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है सल्फर के ब्रिजेस वाला जो है वो सल्फर उसका पार्ट होता है। तो वो सल्फर जब बर्न करती है तो वो सल्फर वो आ जाती है।
इस तरह से नाइट्रोजन भी जो है वो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वो भी आते हैं। ज्यादा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या सॉक्स से ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए जो एसिड रेन होती है उसके अंदर जो एसिड सबसे ज्यादा होता है वो 65% तक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और 30% तक जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है, मतलब नाइट्रिक एसिड कम है। और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, वो 5%, जिस तरह ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरीन है, ये भी पानी के साथ मिल सकती है, तो ये 5% तक जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। तो जो हमारे पास एसिड रेन होती है उसकी एसिडिटी या पीएच जो एसिडिक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दीज 3 एसिड्स। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनमें जो सबसे कम कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है 65% वो है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये जो है दे डेफिनेटली कॉज डैमेजेस ऑन अर्थ के ऊपर डैमेज काज करते हैं। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, वो उनके एब्जॉर्प्शन, सल्फर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो सकती है, और उसके स्टोमेटा जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारा डैमेज होता है, उनके लीव्स डैमेज हो जाते हैं। और दूसरा जो है बिल्डिंग्स, नॉन लिविंग चीजें जो है वो भी इससे जो है वो सेफ नहीं है। मतलब उसमें जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, जो मार्बल की बनी होती हैं, मार्बल जो है वो इंक्लाइन या बेसिक होता है, तो उसके ऊपर जब बेसर डलेगा तो वो करोड हो जाएंगी। तो वो जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी करोड हो जाती हैं, और परमानेंटली दे कीप ऑन करोडिंग बिकॉज ऑफ दैट एसिड रेन्स। और एसिड रेन्स की वजह से वो उसकी करोडिंग जो होती रहती है, और परमानेंटली जब करोडिंग होती रहती है तो वो एक दफा थोड़ी होगी, उससे थोड़ी सी और ज्यादा होगी, अगले साल फिर थोड़ी सी कम या ज्यादा होगी। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये कंटिन्यूसली करोड होती रहती है, तो इसको आमतौर पे ये स्टोन कैंसर, वो स्टोन जो लगे होते हैं इसलिए हम इसको स्टोन कैंसर भी बोलते हैं। मार्बल को जो है वो ऐसा ऐसा डैमेज होता रहता है, हम स्टोन कैंसर भी बोलते हैं। लाइकन और मॉसेस जो हैं दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है, एयर पोल्यूशन जो है उसके इंडिकेटर जो है वो लाइकन्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, और मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं। तो वो जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है अगर वो नहीं होंगी तो लाइकन भी अच्छी तरह ग्रो करेंगे और मॉसेस भी। अगर ये पोल्यूशन होगी तो लाइकन भी ग्रो नहीं करेंगे, और जो मॉसेस हैं वो भी इसके अंदर जो है वो ग्रो नहीं करती है।